नमस्ते प्यारे दोस्तों, आप सभी दोस्तों को का एसके की जुबानी चैनल पर दिल से स्वागत है। मेरा नाम मोनू है। मैं एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ी मेहनत से इस काबिल बनाया कि मैं अपनी शिक्षा हासिल कर सका। मैं आजकल बच्चों को उनके घर जाकर ट्यूशन देने में बिजी रहता था। मेरी जिंदगी का काफी हिस्सा आवारागर्दी में गया था। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं किसी काबिल बन जाऊं, मगर मुझे अपने दोस्तों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। बचपन से लेकर जवान होने तक मैंने पढ़ाई लिखाई पर तो बहुत ध्यान दिया था, लेकिन कॉलेज में जब मेरे नए दोस्तों से मेरी दोस्ती हुई तो मैं उन्हीं के का बनकर रह गया, क्योंकि वो बहुत बिगड़े हुए थे और उन्होंने मुझे अपना जैसा बना लिया था। मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था। उनकी सारी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई थी। मेरी दो बहनें थी और उनकी शादी हो चुकी थी। उम्र 31 साल हो गई थी। हम लोग खाते पीते लोग थे, लेकिन हमारे घर में अचानक परेशानियों के ने रास्ता देख लिया। मेरे पापा फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी मजदूरी अच्छी खासी थी। अपनी कमाई से उन्होंने अपनी बेटियों की शादी भी कर दी थी। वह मुझसे भी कहते थे कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें जॉब करनी चाहिए, अब तुम्हें मेरा सहारा बनना चाहिए, लेकिन मैं जॉब नहीं करना चाहता था। एक दिन जब फैक्ट्री में काम करते समय मेरे पापा का एक हाथ कट गया तो वे लाचार होकर घर बैठ गए। वो किसी काम के काबिल नहीं रहे। इनके उनके इलाज में कभी काफी पैसा खर्च हुआ। ये सब देखकर मेरे दिल को बहुत अफसोस हुआ। उसी दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अब मुझे अपनी आवारागर्दी वाली हरकतें खत्म कर देनी चाहिए। मुझे अब अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। आखिरकार अपने घर पर ध्यान मैं नहीं दूंगा तो और कौन देगा। पापा के लाचार होने के बाद हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां आ गई। जितने भी कमाई से जोड़े पैसे थे वे सब पापा के इलाज पर लग गए। जितना हो सकता था पापा के फैक्ट्री वालों ने भी उनके लिए किया, मगर कोई कब तक किसी का साथ दे सकता है। हमारे घर में खाने को भी कुछ नहीं बचता था। एक दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ घूम कर आया तो मैंने मम्मी से खाना मांगा। मम्मी खाना का नाम सुनकर रोने लगी और खाली बर्तन मेरे आगे ला कर रख दिया। मैंने मम्मी से पूछा कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप मेरे साथ ये किस तरह का मजाक कर रही हो। मम्मी कहने लगी कि बेटा, तुम जानते हो कि तुम्हारे पापा लाचार पड़े हुए हैं, अब वे कोई काम नहीं करते। हमारे पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो सब खत्म हो चुकी है। अब बताओ मैं पैसे कहाँ से लाऊं, कहाँ से खाना बनाऊं। घर में राशन भी खत्म हो गया। तुम भी जिम्मेदारियों को नहीं समझते। तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो। अगर तुम नौकरी करना शुरू कर दो तो घर में पैसे आएंगे। मैं तो सुबह से भूखी हूँ। तुम्हारे पापा के लिए थोड़ा सा खाना बचा कर रख दिया था, वैसे भी वो बीमार है, उन्होंने खाने की बहुत जरूरत है। तुम्हारे पास अगर पैसे हो तो तुम बाजार से खाना लाकर खा सकते हो। मेरे पास तो इन खाली बर्तनों के अलावा कुछ भी नहीं है। ये देखकर मुझे बेहद अफसोस हुआ। मेरे पापा इतनी मेहनत से पैसा कमाते थे, उन्होंने कभी हमें किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी। आज जब वे घर में लाचार पड़े हुए थे तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बस उसी दिन में से मैंने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी, मगर मुझे कहीं अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं तो सेल्स बॉय की नौकरी करने के लिए भी तैयार था। एक महीने मैंने सेल्स बॉय की नौकरी की, लेकिन वहां पर दुकानदार ने से मेरी ज्यादा जमी नहीं, इसलिए मैं वहां की नौकरी छोड़कर वापस आ गया। अब मैंने सोचा कि मैं लोगों के घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा। एक दिन मैं कई कई ट्यूशन दूंगा तो मेरे पास काफी सारे पैसे आ जाएंगे। फिर मैंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। मैं ज्यादातर बच्चों को मैथ पढ़ाया करता था, क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी। मैंने मेहनत से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरी मेहनत देखकर मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हुए। अभी तक मेरे पास लगभग 4-5 स्टूडेंट हो चुके थे, जिनके घर जाकर मैं उन्हें एक एक घंटे की ट्यूशन दिया करता था, लेकिन अभी मुझे और बच्चे ट्यूशन के लिए चाहिए थे। अब मैंने अपने आवारा दोस्तों का साथ भी छोड़ दिया था, क्योंकि मैं अपने घर के हालात बिगड़ते हुए नहीं देख सकता था। अब मैं पैसे कमाता और अपनी मम्मी के हाथ पर लाकर रखता। मेरी मम्मी घर में राशन लाती, खाना बनाती और घर की सौ जरूरतों पूरी करती। मेरी मम्मी पापा को मेरे अंदर आया ये बदलाव बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि अब हमें लगता है कि तुम हमारे बेटे हो। मेरी दोनों बहनें भी कभी कभी घर आती तो वो मुझे देखकर बहुत खुश होती। वो कहती कि मोनू, तुमने पापा का सहारा बनकर बहुत अच्छा किया है। मैं अपनी बहनों को
भरोसा दिलाता कि अब देखना मैं खूब मेहनत करूँगा और सब कुछ ठीक कर दूँगा। मेरी ट्यूशन अभी भी जारी थी। एक दिन मुझे एक नए घर से कॉल आई। जब मैंने कॉल रिसीव की तो एक महिला बोल रही थी, उन्होंने अपनी 12 साल की बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहा। मैं राजी हो गया। उन्होंने अगले ही दिन से मुझे अपने घर आने के लिए कहा और एड्रेस भी दे दिया। उन्हें मेरा नंबर शायद मेरे ही किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स ने दिया होगा। मैंने उनके लिए दोपहर से 4 बजे तक का समय दे दिया। उस समय मेरे पास कोई और ट्यूशन नहीं होती थी, इसलिए मैंने उस समय में उनके घर की टाइमिंग रख दी थी। लेकिन अगले दिन सुबह से ही मौसम बहुत खराब था और बार-बार बारिश हो रही थी। मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा कि बारिश रुक जाए और 3 बजे उस औरत के घर चला जाऊँ, मगर बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर भी मैं भीगता हुआ ही उनके घर चला गया, क्योंकि चाहे जो भी हो, मैं बच्चों का की ट्यूशन की छुट्टी नहीं करता। जैसे ही 3 बजे बारिश थोड़ी हल्की हुई, तो मैं फौरन अपनी बाइक पर बैठकर घर से निकल गया। ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी और ठंडी-ठंडी बूंदों को मैं अच्छी तरह महसूस कर रहा था। मैं उस एड्रेस पर पहुंच गया और वो घर मुझे मिल गया था जहां मुझे जाना था। मैं पूरी तरह से भीग चुका था, लेकिन क्या करता, पापी पेट का सवाल था। मुझे अभी 2-3 दिन ट्यूशन और चाहिए थे। मैंने सोचा कि मैं इस घर में जाकर इन लोगों से बात करूंगा कि क्या वो मुझे 1-2 ट्यूशन और दिला सकते हैं, क्योंकि अभी मेरी रात की टाइमिंग खाली थी। मैंने दरवाज़ा बजाया लगभग 3-4 बार। दरवाज़ा बजाने के बाद एक औरत ने दरवाज़ा खोला। मैं बारिश से बचने के लिए गेट के बिल्कुल पास खड़ा था। दरवाज़ा खुलते ही मैं एकदम बौखला गया, क्योंकि सामने खड़ी औरत को देखकर मेरी नज़रें उस पर जमकर रह गई। वो औरत इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर मेरी आंखें की पलकें झपकना भूल गई और मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया। जैसे ही उसने मुझसे बोलना शुरू किया, मैं घबराकर होश में आया और शर्मिंदा सा हो गया। उसने मुझसे पूछा, आप कौन हैं? मैंने बताया, आपने कल मुझे कॉल की थी ट्यूशन के लिए। वो कहने लगी, अच्छा अच्छा। उसने मुझे पीछे हटकर अंदर आने को कहा। ना जाने क्यों मैं उसके सामने इतना बौखला रहा था और नर्वस हो रहा था। इस बरसती हुई बारिश में भी मुझे बहुत अजीब सी घबराहट हो रही थी। मेरे भीगे हुए कपड़े देखकर वो कहने लगी, आप तो काफी भीग चुके हैं। मैंने कहा, मैं समय का बहुत पाबंद हूँ। बारिश थोड़ी कम हुई तो मैं घर से निकल गया था, लेकिन फिर भी मैं बारिश से खुद को बचा नहीं सका। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और मुझे कमरे में लेकर गई। उसने मुझे उस 12 साल की बच्ची से मिलवाया जिसका नाम मानसी था। उन्होंने मुझे बताया कि मानसी बचपन से ही स्कूल नहीं गई। अब हमने उसका स्कूल में एडमिशन करवाया है ताकि वो अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए तैयार हो सके, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। मैंने हैरान होकर पूछा, लेकिन सबके बच्चे तो 3 या 4 साल की उम्र से ही स्कूल जाने लगते हैं, आखिर मानसी को आपने बचपन से ही स्कूल क्यों नहीं भेजा? वो कहने लगी, दरअसल मेरी बेटी की बचपन में तबीयत ठीक नहीं रहती थी, बस इसलिए हमने उसका एडमिशन कराने में थोड़ा वक्त लगा दिया। मैंने हंसते हुए कहा, आपने थोड़ा वक्त नहीं बल्कि बहुत ज्यादा वक्त लगा दिया, क्योंकि सामान्य 12 साल का बच्चा चौथी या 5वीं कक्षा में होता है। मेरी बात सुनकर उन्होंने अनजान बनकर सिर झुका लिया। मैंने मानसी से बातचीत की। उसका एडमिशन उन्होंने पहली कक्षा में कराया था, क्योंकि स्कूल वाले इतने बड़े बच्चों की को छोटी कक्षा में नहीं लेते। वैसे तो इन बच्ची के लिए पहली कक्षा भी छोटी थी, लेकिन वो बड़ी कक्षा को कवर नहीं कर सकती थी, इसलिए उसकी ट्यूशन लगाई गई थी। मैंने उसे पढ़ाना शुरू कर दिया, मगर मैंने नोटिस किया कि इस घर में इस बच्ची और इस औरत के अलावा और कोई नहीं रहता। मैं मानसी को पढ़ा रहा था, लेकिन बार बार मेरी निगाहें उस औरत को ढूंढ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे बार बार देखता रहूं। जिस कमरे में मैं और मानसी थे, वो उस कमरे के आसपास बार बार घूम रही थी। जैसे ही वो मेरी तरफ ध्यान देती, मैं अपनी नजरें घुमा लेता, लेकिन ज्यादा इधर उधर नहीं देख पाता। मेरी नजरें जैसे उसके चेहरे को देखने की ख्वाहिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा बजने लगा। वो दरवाजा खोलने के लिए चली गई। शायद उस समय घर में कोई आया था। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत आई है, क्योंकि दो औरतों की आपस में बात करने की आवाज आ रही थी। उस दिन तो मैंने मानसी को ट्यूशन पढ़ा दिया और वहां से अपने घर के लिए रवाना हो गया। अगले दिन जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था।
मैं अपने समय से 5-10 मिनट पहले वहां पहुंच गया था। मैंने फिर भी दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक दी। वही औरत दरवाजे पर आई। उसने मुझे मुस्कुरा कर देखा और अंदर आने का इशारा किया। मैं उस कमरे में चला गया जहां मैंने एक दिन पहले मानसी को ट्यूशन पढ़ाया था। मुझे वहां जाते हुए देख वो कहने लगी, अभी तो ट्यूशन का समय नहीं हुआ, आप शायद पहले आ गए हो क्योंकि मानसी अभी कहीं गई हुई है। मैंने कहा, जी आज जिस बच्चे की 2 बजे वाली टाइमिंग होती है, वहां से छुट्टी की कॉल आई थी। मैं फ्री था इसलिए जल्दी यहाँ आ गया। उसने आप कहा, आप बैठिए, वे लोग आते ही होंगे। मैं सोफे पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। घर के अंदर मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। वो औरत दूसरे कमरे में चली गई और कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने सोचा कि मैं उसके पीछे चला जाऊं, लेकिन फिर खुद पर काबू किया और सोफे के साथ लगकर बैठ रहा बैठा रहा। कुछ देर बाद दूसरी औरत के साथ मानसी भी घर आ गई। वो शायद इस दूसरी औरत के साथ कहीं गई हुई थी। इस औरत को देखकर लग रहा था कि ये नौकरानी है, क्योंकि घर की मालकिन तो अच्छे कपड़े पहने हुए थी, लेकिन ये दूसरी औरत बहुत मामूली कपड़े पहने हुए थी। जब वो मेरे लिए घर में आते ही पानी का गिलास लेकर आई तो मुझे यकीन हो गया कि ये जरूर यहाँ की नौकरानी होगी। अब हर दिन मैं अपनी टाइमिंग के मुताबिक मानसी को पढ़ाने के लिए यहाँ आ जाता था और इसी बहाने मुझे हेमा के दीदार हो जाते थे। मैंने एक दिन हेमा की नौकरानी को पुकारते सुना था। उसका नाम हेमा नौकरानी ने कहा था। हेमा की बेटी भी उसी की तरह खूबसूरत थी। कभी कभी घर में मुझे केवल मानसी और हेमा ही मिलती थी और नौकरानी वहां नहीं होती थी। जब नौकरानी नहीं होती तो मैं बहाने से हेमा से बात करने की कोशिश करता। कई बार मैं उससे पानी भी मंगवा लिया करता था। जब वो मेरे लिए पानी लेकर आती और जैसे ही मैं गिलास पकड़ता तो उसके हाथ से मेरा हाथ टच हो जाता। मुझे अजीब सा करंट जैसा एहसास होता जो मुझे बहुत प्यारा लगने लगा था। ना जाने क्यों मेरा मन करता कि मैं उसके साथ बातें करता रहूं। घर आकर मैं खुद को कोसता था कि मैं हेमा पर इस तरह की नजर क्यों डालता हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मेरे साथ पहली बार हो रहा था। मैं कई घरों में पढ़ाने के लिए जाता था। मेरा पहले भी बहुत सारी लड़कियों में से सामना हुआ था, लेकिन किसी के साथ भी मुझे ऐसी अट्रैक्शन वाली फीलिंग नहीं हुई थी जैसी हेमा के साथ होने लगी थी। हेमा मुझसे उम्र में 4-5 साल बड़ी थी और उसकी एक बेटी भी थी। जाहिर सी बात थी कि उसका पति भी होगा, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा था। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटता तो मेरी आंखों के सामने हेमा का चेहरा घूमता रहता। मैं उसके बारे में सोचता रहता। घर पर भी खोया खोया रहता। अब मुझे संडे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उस दिन मैं वहां नहीं जा सकता था। संडे को बच्चों की छुट्टी होती थी और उस दिन जब मैं हेमा को नहीं देखता तो मेरा पूरा दिन मुश्किल से गुजरता था। एक दिन संडे को मैं अपनी मम्मी के साथ छत पर बैठा हुआ था और हेमा की याद में खोया हुआ था। मम्मी ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा और मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, क्या हुआ बेटा, किस सोच में बैठे हो? मैंने कहा, मम्मी मुझे संडे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस दिन मैं फ्री रहता हूँ और सारा दिन घर में बोर हो जाता हूँ। मेरा बस चले तो मैं बच्चों को संडे को भी पढ़ाऊँ। मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन जब मैं अपनी 2 बजे वाली ट्यूशन पर गया हुआ था, जैसे ही 3 बजने में 10 मिनट बचे, मैं फौरन वहां से निकल गया। मुझे हेमा के घर जाने की जल्दी रहती थी। जब मैं वहां पहुंचा तो दरवाजा बजाने से पहले ही हेमा ने झटके से दरवाजा खोल दिया। मुझे देखकर वो हंसने लगी और कहने लगी, आप इतने वक्त के पाबंद हो कि पहले ही दरवाजा खोलने आ रही थी। उसने मुझे घर के अंदर आने का इशारा किया। मैं कमरे में जाकर बैठ गया जहां मानसी पहले ही बैग खोलकर बैठी थी। मैं मानसी को पढ़ाते पढ़ाते 1 घंटा वहां रुका और मुझे दूसरे ट्यूशन पर जाना था। आज मैं बहुत थक चुका था क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मौसम बदलने की वजह से मुझे बुखार हो रहा था। मेरी बिगड़ी हुई तबीयत मेरे चेहरे से साफ नजर आ रही थी। जब मैं वहां से जाने लगा तो हेमा ने मुझे देखा और कहने लगी, आज आपका चेहरा बड़ा उदास लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उसे बताया, हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहने लगी, फिर आज कुछ देर बैठकर आराम कर लो। मैंने कहा, नहीं, मुझे दूसरी जगह पर भी ट्यूशन देने जाना है। वो कहने लगी, मानसी को पढ़ाकर थक गए होगे, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। जहाँ जाने वाले हो वहां फोन करके मना कर दो कि आज देर हो जाएगी या फिर छुट्टी कर लो।
वैसे भी आज तुम्हारा महीना पूरा हो गया, मुझे तुम्हें तुम्हारी ट्यूशन की सैलरी भी तो देनी है। उसकी इस बात पर है मैं हैरान रह गया। उसने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया। नौकरानी किचन में काम कर रही थी जबकि मानसी अपने कमरे में थी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो मुझे इस तरह ठहरने की पेशकश करेगी। मैं सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने नौकरानी को चाय बनाने के लिए कहा और खुद मेरे सामने आकर बैठ गई। मैंने उसे चाय के लिए मना किया लेकिन वो कहने लगी, चाय पीने से आपकी थोड़ी थकान कम हो जाएगी। जब मैं उसे देख रहा था तो मुझे घबराहट हो रही थी। वो भी मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। मुझे ऐसा लगा कि वो कई बार मेरी तरफ देख रही थी। मैं खूबसूरत, स्मार्ट और कम उम्र का लड़का था। मुझे अच्छे कपड़े पहनने का शौक था और मुझ पर सब कुछ जचता था। लड़कियां मुझे देखती थी लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हेमा भी मेरी तरफ दिलचस्पी से देखेगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस पर इस तरह की नज़र डाल रहा हूँ जो मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। सोफे पर बैठे हुए मुझे 5-10 मिनट हो गए थे लेकिन वो मेरी सैलरी लेकर अभी तक नहीं आई थी। मैं इसी इंतजार में था कि वो मेरी सैलरी दे दे ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। थोड़ी देर में वो मेरी सैलरी लेकर आ गई और कहने लगी, दरअसल दिन के समय घर में मैं, नौकरानी और मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं होता। मेरा पति रात को देर से घर आता है क्योंकि वो दूर नौकरी करता है। उसने जैसे मेरी सोच पढ़ ली और खुद सफाई देने लगी। मैं शर्मिंदा सा हो गया और कहने लगा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अक्सर दिन में घरों में औरतें ही होती है। मैंने जैसे बात संभालते हुए कहा और उठकर खड़ा हो गया। वो कुछ देर तक गहरी नजर से मेरी तरफ देखती रही, फिर कहने लगी, तुमने चाय नहीं पी? मैंने इनकार से सिर हिलाया और कहा, मैं भूल गया था। उसने मुझे दोबारा बैठने का इशारा किया लेकिन मैंने झुककर टेबल से चाय का कप उठाया और मुंह से लगा लिया। चाय ठंडी हो गई थी। मैंने जल्दी से चाय खत्म की और कप टेबल पर रख दिया। फिर थैंक यू कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने मुझे दरवाजे की तरफ रोक लिया और कहने लगी, ऐसा करो, आज रात का खाना हमारे साथ ही खा लो। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, नहीं नहीं, खाने की क्या जरूरत? तो वो कहने लगी, आज हमारी मानसी का बर्थडे है। वो तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद बहुत तारीफ करती है। हमेशा यही कहती है कि मेरे सर बहुत अच्छे हैं। तो क्या आज आप अपनी स्टूडेंट की बर्थडे पार्टी में शामिल नहीं होंगे? उसकी खुशी के लिए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको पसंद करती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ही इनवाइट कर देती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मुझे इस तरह की ऑफर देगी। मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। मैं पहले ही अपने दिल की हालत की वजह से परेशान था और अब जबकि वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी तो ये बात मुझे अब कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही थी। वैसे तो मैंने उसे मना करने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, मगर उसने कहा, क्या अपने स्टूडेंट की खातिर भी तुम उसकी बर्थडे में शामिल नहीं हो सकते? उसके सवाल पर मैं खामोश हो गया। वो बहुत जिद करने लगी तो फिर मैंने उसे हाँ बोल दिया कि मैं रात को आ जाऊंगा। मैंने 7 बजे तक अपनी सारी ट्यूशन निपटा ली थी। मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं पहले डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से दवाई ली और फिर अच्छे से तैयार होकर हेमा के घर पहुंच गया। मुझे लगा कि वहां पर बहुत सारे मेहमान आए होंगे, घर सजा हुआ होगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं वहां गया तो रोज की तरह ही मुझे वहां का माहौल लग रहा था। रात का समय था लेकिन मुझे घर में उन तीनों के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा था। हेमा का पति भी कहीं नहीं था। मेरे वहां पहुंचते ही सबसे पहले हमने, यानी हेमा, मानसी और मैंने एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाया। केक कट करने के बाद मैंने मानसी को गिफ्ट दिया और वो अपने कमरे में सोने के लिए चली गई जबकि नौकरानी भी अपने कामों में बिजी हो गई। यह सब देखकर मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि बच्चे की बर्थडे पर उसका पिता कहाँ है। हेमा मुझे हॉल में ले गई और वहां हम लोग सोफे पर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे। मुझे उससे बात करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। आज वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने कहा कि उसे अपने घर में लोगों का आना जाना अच्छा लगता है, इस तरह से उसे अपनी जिंदगी का एहसास होता है। उसका कहना था कि वो सारा दिन घर में अकेली रहती है, इस वजह से वो घबराहट का शिकार होती जा रही है। मगर वो अकेली कहाँ थी? घर में उसकी नौकरानी थी, उसकी बेटी थी,
फिर भी ना जाने वो इस तरह की बातें क्यों कर रही थी। उसने कहा, मुझे तुम्हारा आना भी अच्छा लगता है। आज भी दोपहर में तुमने कुछ देर मेरे साथ बातचीत की थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा कोई अपना मेरे साथ है। इसलिए मैंने तुम्हें खास तौर पर इनवाइट किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर आए। इस औरत की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। इसे इस बात का डर नहीं था कि इस समय उसका पति घर में आ सकता है। वो मुझे उसके साथ बातें करते हुए देखेगा तो न जाने क्या समझेगा। लेकिन वो मेरे साथ काफी देर तक हंसी मजाक की बातें करती रही, मगर उसका पति घर वापस आया ही नहीं। मैंने उसके पति के बारे में उससे कोई सवाल भी नहीं किया। रात के 11 बज गए। अब मुझे अपने घर वापस जाना था। मैंने उसे गुड नाइट कहते हुए घर से जाने की आज्ञा ली और फिर अब मैं अपने घर पर आ गया। मेरी मम्मी काफी हैरान हो रही थी। कहने लगी, बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? बड़ी देर से घर आए हो। हम तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मुझे खुद को भी एहसास हो रहा था कि मैं सच में घर आने में काफी लेट हो गया, क्योंकि 7 बजे जब घर आता तो उसके बाद किसी काम के लिए घर से निकलता तो 1 डेढ़ घंटे में वापस आ जाता था। इतनी देर मुझे कभी नहीं हुई थी। मैंने मम्मी से कह दिया कि मैं अपने एक स्टूडेंट की बर्थडे पार्टी में गया था, वहां पर मुझे देर हो गई। मैं अपने कमरे में जाने के बाद जब कपड़े चेंज कर बिस्तर पर लेटा तो मुझे उसकी वो हंसी मजाक वाली बातें बहुत याद आ रही थी। उसका हंसना, मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। उसके बारे में सोच सोच कर मुझे एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। उसके साथ बातें करते हुए वक्त किस तरह से गुजर गया, कुछ पता ही ना चल रहा था। मैं उसके बारे में सोच सोच कर खुश हो रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जैसे मैं उसे चाहने लगा हूँ, उसके दिल में भी मेरे लिए वैसे ही कोई ख्वाहिश चल रही होगी। ना जाने ये बात मेरे वहम थी या हकीकत, लेकिन जो भी था, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो औरत भी मुझसे दिलचस्पी ले रही है, वरना वो मुझे अपने पति के घर आने के टाइम पर इस तरह इनवाइट ना करती। मैं हेमा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। मेरी मम्मी तो आजकल मेरे लिए रिश्ते तलाश कर रही थी, क्योंकि अब वो चाहती थी कि मेरी भी शादी हो जाए। मैं कमाने लगा था और घर की जिम्मेदारियों को भी समझने लगा था। मम्मी ने मेरे लिए लड़कियों तो काफी देख रखी थी, मगर अभी मेरा रिश्ता फाइनल नहीं हुआ था, क्योंकि अभी कोई लड़की मेरी मम्मी को पसंद नहीं आ रही थी। मुझे तो अब हेमा ही अच्छी लगने लगी थी, लेकिन उसके साथ मेरी शादी पॉसिबल नहीं थी। हर रोज दिन का 1 घंटा मेरे उसके घर गुजरता था। इस बीच मानसी को पढ़ाने के साथ साथ मेरी उससे अच्छी खासी बातचीत भी हो जाती थी। मैंने नोटिस किया कि जब मैं उसकी बेटी को पढ़ाने में बिजी होता था तो वो मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देख देख रही होती थी। अब धीरे धीरे मेरी हेमा के साथ फ्रेंडशिप हो गई और हम दोनों के बीच झिझक पूरी तरह से खत्म हो गई थी। मैं जैसे अब अपनी हर बात उसके साथ शेयर करने लगा था, वो भी अपनी हर बात मुझसे शेयर करने लगी थी। एक दिन जब मैं मानसी को पढ़ाने गया था तो मैंने देखा कि मुझे हेमा घर में इधर उधर कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। जब मैंने नौकरानी से उसके बारे में पूछा तो नौकरानी बताने लगी कि हेमा दीदी अपने कमरे में आराम कर रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर मैंने मानसी को पढ़ने के लिए कहा और मैं खुद हेमा के कमरे में चला गया। मैंने देखा तो उसके चेहरे से ही साफ नजर आ रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। मुझे कमरे में आता हुआ देखकर वो उठकर बैठ गई और उसने कहा, मुझे बैठने का इशारा किया। सामने रखी कुर्सी पर मैं भी बैठ गया। मैंने कहा, क्या हुआ आपकी तबीयत को? तो वो कहने लगी, अरे नहीं, बस थोड़ा सा बुखार हो गया और कुछ नहीं। मैंने कहा, मगर चेहरे से आप काफी डाल से कमजोर नजर आ रही हो, आपने दवाई ली या नहीं? तो वो कहने लगी, नहीं, दवाई की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा, ऐसे कैसे दवाई की जरूरत नहीं है? तो वो कहने लगी, दरअसल मुझे कल रात से वही बुखार है और इस बुखार ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। ये कहकर उसने उदास सा चेहरा बना लिया था। मैंने उससे कहा, ये आपकी अच्छी बात नहीं है। आपने अभी तक डॉक्टर को नहीं दिखाया, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। तो वो कहने लगी, हाँ, चली जाऊंगी। मैंने कहा, कब जाऊंगी? कल रात से आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब दोपहर के 3 बज रहे हैं। मुझे उसकी ऐसी बातों पर गुस्सा आ रहा था।
मैंने कहा कि आपने आपके पति ने भी आपसे एक दवाई लेने के लिए नहीं कहा, उन्होंने आपसे आपकी तबीयत नोटिस नहीं की, उनको तो आपको कल रात ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। मैंने गुस्से से कहा। मेरी बात सुनकर वो अजीब से रिएक्शन दे रही थी। ना जाने उसे क्या हुआ, एकदम उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वो डबडबा आंखों से मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मैं कैसे अपने पति से कुछ कहूँ, क्योंकि मेरे पति को अब किसी बात का कोई असर नहीं होता। वो मुझसे बहुत दूर जा चुके हैं। उसके इस तरह कहने पर मेरे सवालिया नजरों ने उसकी तरफ देखा और कहा, आखिर आप ऐसा क्यों कह रही है? ऐसी भी क्या बात हो गई? मेरे पूछने पर वो कहने लगी कि दरअसल मैंने तुम्हें अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए आज मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ। ये कहकर उसने थके थके अनजान में अपना सिर बिस्तर से टेक लिया और कहना शुरू किया, दरअसल मैं एक विधवा औरत हूँ और इस घर में अकेली रहती हूँ। उसकी बात सुनकर तो जैसे मुझे एक जोरदार झटका सा लगा। मैंने कहा, तुम विधवा हो, लेकिन तुमने तो कहा था कि रात को देर से तुम्हारे पति घर आता है। मैंने उसे उसी की बात याद दिलाई तो वो कहने लगी, हाँ मैंने ऐसे ही कहा था। मैं पहले पहले अकेली रहती थी, मगर अब मेरे साथ मेरी नौकरानी रहती है और उसकी बेटी भी। अब मुझे फिर से एक और झटका लगा। मैंने कहा, मगर मैंने तो यहाँ सिर्फ आपकी बेटी को देखा, नौकरानी की भी कोई बेटी है क्या? तो वो कहने लगी, अरे नहीं नहीं मानसी मेरी बेटी नहीं, मानसी मेरी नौकरानी की बेटी है। ये सुनकर तो मुझे जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो उसने मुझे यही कहा था कि मानसी उसकी बेटी है, मगर अब वो हर बात को घुमा रही थी। उसने मुझे बताया मानसी मेरी बेटी नहीं है। जब मैं यहाँ पर आई थी तो पूरी तरह से अकेली थी, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इस नौकरानी को रख लिया। मेरी नौकरानी अपने साथ अपनी बेटी को लेकर आई थी। वो गरीब थी, इसलिए मैं तैयार थी कि अपनी नौकरानी की बेटी को पढ़ा लिखा सकूं। यही सोचते हुए मैंने अपनी जिम्मेदारी पर उसकी बेटी का एडमिशन करवाया था और अब मैं चाहती हूँ कि उसके लिए कोई ट्यूशन भी रखूं, इसलिए मैंने तुम्हें रख लिया। उसकी फैमिली का कोई भी अपना नहीं था। नौकरानी और उसकी बेटी उसका बहुत ख्याल रखते थे। नौकरानी की बेटी से उसका दिल लगा रहता था, लेकिन फिर भी वो ज्यादातर अपनी पढ़ाई में बिजी रहती थी। नौकरानी घर के कामों में बिजी रहती। हेमा को घर में रहते हुए अभी भी अकेलापन महसूस होता था। मैं उसकी बातें पहले तो बड़े गौर से सुनता रहा, फिर मैंने उससे कहा, आखिर ऐसी भी क्या बात है जो आपको इस तरह झूठ बोलना पड़ा? मेरे पूछने पर जैसे उसके शब्दों में सारे जमाने की थकान उतर गई थी, वो कहने लगी, दरअसल मैं गरीब परिवार की लड़की थी। मेरे पापा स्कूल में वॉचमैन थे और मम्मी एक बड़े से बंगले में नौकरानी का काम करती थी। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए आसपास के लड़कों की नजर मुझ पर रहती थी। मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाया लिखाया तो नहीं था, बस हमेशा घर में ही दुनिया वालों से छिपा रख कर रखा, मगर मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। लेकिन क्या करती, अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ तो जा नहीं सकती थी। मुझसे छोटी मेरी दो बहनें थी, वे कोई खास खूबसूरत नहीं थी और ना ही उसके अंदर ऐसी नजाकत और अदा थी, इसीलिए मम्मी ने कभी उन पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरे ऊपर मम्मी हमेशा खास तौर पर ध्यान रखती थी। मुझे खुद भी अपने खूबसूरती का बहुत एहसास था, इसलिए मैं अपनी खूबसूरती को आजमाने के लिए तरह तरह के घरेलू उपाय भी किया करती थी। और फिर जब खुद को शीशे में देखती तो देखती रह जाती थी। मैं दिन भर निखरती जा रही थी और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। मेरी उम्र 20 साल की हो चुकी थी। मेरी मम्मी जिस बंगले में काम करती थी वहाँ मालिक के बेटे की शादी हो रही थी, इसलिए काम ज्यादा होने की वजह से मम्मी उस दौरान मुझे अपने साथ बंगले में लेकर चली गई। हालांकि मुझे घर का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उस दिन मैं सिर्फ अपनी मम्मी के कहने पर वहां चली गई थी। वहां पर जाना जैसे मेरी किस्मत को बदल दिया था। इतना बड़ा बंगला और हर चीज खूबसूरत देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। रात को शादी के मौके पर वहां सारे लोग इकट्ठा होने लगे वाले थे, इसी वजह से सारे नौकर बिजी थे। मम्मी भी जाते ही अपने काम में लग गई और मुझे भी अपने साथ लगा लिया। रात को जब मेहमान आए तो हम मेहमानों को ड्रिंक ऑर्डर करने लगे। वहां पर मुझे एक लड़के ने पसंद कर लिया। उसने मुझे देखा तो देखता ही रह गया। मेरी
ट्रे में से ड्रिंक का गिलास उठाते हुए उसकी नज़र में अजीब तरह की चमकती हुए मेरे चेहरे से नज़र हटा ही नहीं पा रहा था। मैं बहुत घबराई हुई थी और फौरन वहां से हट गई, लेकिन वो लड़का बार बार मेरे पीछे 2-3 बार आया। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने घबराहट की वजह से अपना नाम बता तो दिया, लेकिन बाद में इस बात में मैं बहुत पछताई थी। मम्मी ने जब उस लड़के को मेरे पीछे आते हुए देखा तो मुझे किचन में जाने के लिए बोल दिया। मैं खुद भी बहुत घबरा रही थी, इसलिए किचन में जाकर छुप गई, लेकिन वो लड़का बार बार मेरी तलाश कर रहा था। देर रात को हम दोनों माँ बेटी घर वापस आ गए, मगर अगले दिन सुबह होते ही उस लड़के ने अपने पेरेंट्स को हमारे घर भेज दिया, क्योंकि वो हमारे बारे में जानकारी निकाल चुका था। लेकिन मेरे घर वालों ने इस रिश्ते से साफ साफ इनकार कर दिया। मेरी मम्मी पापा ने उन्हें साफ साफ बोल दिया कि हम अपने से ऊंचे लोगों में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकते। हमारी हैसियत कम है, इसलिए हम अपनी बेटी की शादी अपने बराबर के लोगों से ही करेंगे। इनकार सुनकर उस लड़के की ईगो पर बहुत बड़ी चोट लगी थी, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे ही रात के अंधेरे में मुझे घर से किडनैप करवा लिया। और फिर वो मुझे किडनैप करके कहीं दूर एक रिजॉर्ट में ले गया। वहां उसने मेरे साथ कई दिनों तक बदसलूकी की और फिर वो रिजॉर्ट मुझे रहने के लिए दे दिया। मैं इस रिजॉर्ट में रह रही थी। वहां मेरी देखभाल के लिए 2 नौकर भी रखे थे, जो घर के सारे काम भी करते थे और मुझ पर भी नजर रखते थे कि कहीं मैं भाग ना जाऊं। जब उसका दिल चाहता वो वहां पर चला आता और मेरी इज्जत के साथ खेल कर चला जाता। फिर एक दिन पता चला कि उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया। वो नशे में कार चला रहा था। उसने मुझे कभी किसी तरह से परेशान नहीं किया था। उसने मुझे शादी भी नहीं की थी और मुझे कुंवारा भी नहीं छोड़ा था। जब जब मुझसे मिलने के लिए आता तो मेरे कमरे में रखी अलमारी और तिजोरी में लाखों रुपए रख कर चला जाता और कहता, ये पैसे तुम्हारे इस्तेमाल के लिए है। मैं तुम्हें यहाँ रहते हुए किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हें जितने पैसे चाहिए इससे निकाल लेना और जो भी चीज चाहिए नौकरों से मंगवा लेना। मैं तो किस्मत की मारी हुई थी। उसके आने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे वह वो पैसे दौलत कुछ नहीं चाहिए थी। मैं बस चाहती थी कि मैं अपने पेरेंट्स के पास चली जाऊं, क्योंकि सारा सारा दिन उस रिजॉर्ट में अकेले रहती थी। मैंने वो पैसे इस्तेमाल ही नहीं किए थे। इस तरह उसके दिए गए पैसों से वो पूरी तिजोरी भर चुकी थी। फिर एक दिन उसकी मौत हो गई। वहां मौजूद नौकरों ने भी कहा, मालकिन अब आप यहाँ से जाना चाहे तो जा सकती है। वैसे भी साहब की मौत हो चुकी है, अब हम आपकी पहरेदारी नहीं कर सकते। साहब ने मरने से पहले कहा था कि आपको जहाँ से लाया गया था वहीं भेज दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इस इंसान ने पहले तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी और अब जब खुद मर गया तो मुझे मेरे घर वालों के पास भेज रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे आजादी मिल गई हो। नौकर वहां से चले गए, मैं अकेली रह गई थी, इसलिए मैंने तिजोरी में रखे हुए सारे पैसे एक बैग में किए और अपने घर जाने के लिए निकल गई। उसकी मौत पर मुझे बहुत सुकून मिला था, क्योंकि मेरी उससे जान छूट गई थी। मैं जब अपने घर गई तो मैंने देखा कि घर में ताला लगा हुआ था। जब आसपास के लोगों से पता किया कि तुम्हारे भाग जाने के बाद तुम्हारे माता पिता की बहुत बदनामी हुई, इसलिए वो लोग ये मोहल्ला ही छोड़कर चले गए। अब वे लोग कहाँ रहते थे ये वहाँ के लोग नहीं जानते थे, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से अपने पेरेंट्स का पता लगा लिया। वे कहीं दूर मोहल्ले में रह रहे थे। मैं उनके पास चली गई। जब मैंने घर का दरवाजा खटखटाया तो मेरी माँ ने मुझे दरवाजे पर देखते ही अंदर आने से मना कर दिया। वो कहने लगी, तू यहाँ से चली जा, तेरी बहनों के रिश्ते बड़ी मुश्किल से हुए हैं। मैंने लड़के वालों को ये ही बताया कि हमारी बेटी मर चुकी है। पहले ही पुराने मोहल्ले में तेरी वजह से बहुत बदनामी हुई। लोगों को ये लगता था कि तू रात के अंधेरे में किसी लड़के के साथ भाग गई थी। मैंने माँ से कहा, मगर माँ आप तो सब कुछ जानती हो, मैं भागी नहीं थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया था, बल्कि मुझे किडनैप किया गया था। मम्मी कहने लगी, अब वक्त बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं नहीं चाहती थी कि तेरी तरह तेरी 2 बहनें भी जिंदगी भर बर्बाद हो जाए। अगर अपनी बहनों की खुशहाल जिंदगी चाहती है तो प्लीज यहाँ से चली जा। अपनी मम्मी की बातें सुनकर मैं खामोश से वहां से वापस आ गई। मेरे बैग में ढेर सारे पैसे थे। उस रिजॉर्ट में वापस नहीं जाना चाहती थी और फिर मैंने
ये घर किराए पर ले लिया। यहाँ पर मैं अपनी पहचान छुपा कर रहने लगी। मैंने लोगों को यही बताया कि मैं एक विधवा औरत हूँ। मैंने विधवा का टैग अपने ऊपर लगा लिया, क्योंकि आजकल का ज़माना बड़ा ही खराब है। मैंने इस नौकरानी को भी नौकरी पर इसलिए रखा था कि ताकि ये मेरा काम भी करती रहे और मेरा इसके साथ दिल भी लगा रहेगा। लेकिन घर में ज़्यादा काम होने की वजह से वो ज़्यादातर बिजी ही रहती थी। उसकी बेटी भी सारा दिन मेरे साथ घर में ही रहती थी। लोग मेरे ऊपर गंदी नज़र ना रखें, इसलिए मैंने ये आम कर दिया कि मानसी मेरी बेटी है। मानसी की उम्र 12 साल की हो गई, मगर गरीबी की वजह से उसका स्कूल में एडमिशन नहीं हो सका था। मैंने सोचा कि वैसे भी मेरे पास काफ़ी पैसा है, इसलिए मैंने मानसी का स्कूल में एडमिशन करवा दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि जिस तरह मेरा पढ़ने का सपना पूरा नहीं हो सका, ऐसा कभी मानसी के साथ ना हो, क्योंकि उसे भी पढ़ने का शौक है, मगर उसकी माँ उसकी पढ़ाई का पैसा नहीं कर सकती। मैं इस मासूम बच्चे को शिक्षा दिलवाना चाहती थी, क्योंकि मुझे इस बच्ची पे में अपना आप नजर आता था। इतना सब कुछ होते हुए भी मैं इस घर में किराए पर रहती हूँ। वो रिजॉर्ट भी उस लड़के के मरने से पहले मेरे नाम कर दिया था, और उसके कागजात भी मुझे तिजोरी में रखे मिले थे। वो रिजॉर्ट बहुत खूबसूरत है, मैं चाहूँ तो वहाँ जा सकती हूँ, मगर मुझे दौलत से मोहब्बत नहीं है, बस मुझे अकेलेपन से डर लगता है। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझसे मोहब्बत करने वाला हो, मेरा कोई ख्याल रखने वाला हो, कोई मुझसे बातें करने वाला हो। बस इसी वजह से जब तुम यहाँ आने लगे तो मैंने तुमसे बातें करनी शुरू कर दी। तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगती थी, तुम पहली नज़र में ही मुझे पसंद आ गए थे, इसलिए तुम जितना मेरे घर के रुख में रुकते हो उतना ही मुझे अच्छा लगता है। शायद उस लड़के को भी मुझसे मोहब्बत थी, तभी तो उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन जो नुकसान वो मेरा कर चुका था, उसकी सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। मगर वो मरने से पहले मेरे लिए इतनी रकम छोड़ गया कि मैं अपनी सारी जिंदगी आराम से गुजार सकती हूँ। मेरे घर वाले चाहते तो मेरे उसके साथ शादी भी करवा सकते थे। मेरे घर वालों के इनकार ने उसे जिद दिला दी, और जिद में वो गलत कदम उठा बैठा। अपनी पूरी कहानी बताने के बाद वो फुट फुट कर रोने लगी। ना जाने क्यों उसकी कहानी सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। अब मैं कुछ भी सुनने और बोलने के काबिल ना रहा, इसलिए मैं खामोश से वहां से निकल गया। मगर सारे रास्ते उसकी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मुझे यकीन नहीं आया था कि वो अंदर से इतनी दुखी होगी। मैंने जब पहली बार उसको देखा था तो उसके चेहरे की ताजगी और उसकी आंखों की मस्ती ने मुझे अपना दीवाना कर लिया था। मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर की आत्मा तक जख्मी हो चुकी है। कुछ दिनों तक तो मैं इसी सोच विचार में लगा रहा, और उसके घर उसकी नौकरानी की बेटी को ट्यूशन पढ़ाने भी नहीं गया। मेरी मम्मी तो आजकल मेरे लिए रिश्ते देख रही थी। एक दिन मैं उन्हें बहाने से हेमा के घर उससे मिलवाने के लिए ले गया। हेमा ने मेरी मम्मी का बहुत अच्छे से स्वागत किया। उसे खुशी हुई कि मैं उसके घर अपनी मम्मी को लेकर गया, मगर वो मुझसे नाराज थी कि मैंने उसके घर आना जाना क्यों बंद कर दिया। जब मैं अपनी मम्मी को उसके घर लेकर पहुंचा तो उसकी सारी नाराजगी दूर हो गई। मेरी मम्मी को भी हेमा अच्छी लगी। मैंने मम्मी को हेमा के बारे में कुछ नहीं बताया, और ना ही उन्हें उसके विधवा होने के बारे में पता था। लेकिन मम्मी को उसका अकेलापन हजम नहीं हो रहा था, और इसी बात को मम्मी ने ऐतराज बनाया, जबकि मैंने उन्हें कहा कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है और इसलिए वो यहाँ अकेली रहती है। अब मग अब अगर उसका कोई भाई बहन नहीं है और रिश्तेदार उसको रखने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वो अकेली बेचारी क्या करे। मम्मी मेरी बात सुनकर गहरी सोच में चली गई। मुझे पता था कि मम्मी के लिए बात थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि हेमा मुझसे उम्र में 4-5 साल बड़ी थी, और मम्मी को बड़ी उम्र की औरत का साथ बिल्कुल भी गवारा नहीं था। इसलिए कुछ दिनों के बाद मम्मी ने मेरी ख्वाहिश और मर्जी देखते हुए रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैं उस दिन बहुत खुश था। मैंने जब हेमा को इस बारे में बताया तो हेमा भी बहुत खुश हुई, क्योंकि वो भी मुझसे शादी करना चाहती थी। मैंने उसके साथ शादी कर ली, और फिर मैं विदा करके उसके अपने घर ले आया। हमारी शादी काफी समय हो गया, हम दोनों अब एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे। मैं आज भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मानसी को अब मैं अपनी जिम्मेदारी पर फ्री ट्यूशन देता हूँ। इस बात को भी काफी साल गुजर गए। मानसी भी अब जवान हो गई। हम दोनों पति पत्नी के पास भी 2 बच्चे हैं। हेमा के पेरेंट्स ने
उसके साथ ठीक नहीं किया था, लेकिन अगर वो हेमा की शादी उस लड़के के साथ कर देते तो शायद आज हेमा मेरी पत्नी ना बनती। सारा ही किस्मत का खेल है, जिसका साथ ऊपर वाले ने हमारे भाग्य में लिखा हुआ है वो हमें मिलकर ही रहता है। किस्मत से बढ़कर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए ऊपर वाले की मर्जी पर ही इंसान को सर झुका देना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो एसके की जुबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।